गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मिल रहे हैं रे ऑप्टिक्स के अपने नए वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, क्रिटिकल एंगल देखा था और कम्बिनेशन देखा था रिफ्रैक्टिंग स्लैब का प्रिज्म के साथ, मिरर के साथ। ठीक है, तो TIR में हम लोग लास्ट क्या देखे थे, उसका कुछ कंडीशन देखे थे। बोले थे कि इसका एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग डेविएशंस का, है ना, याद है ना। तो मान लो अगर कोई पार्टिकुलर एंगल आई हो तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हुआ करता था। फिर हमने ये बोला कि अगर इसी को इंक्रीज करके हम लोग क्रिटिकल एंगल तक ले आए, यानी इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल अगर हो जाए तो इस केस में R जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि जो लाइट रे है वो दोनों में से किसी भी बाउंड्री पर, मतलब दोनों में से किसी भी मीडियम में नहीं रहेगा, उसके बाउंड्री पर रहेगा। तीसरा फिर क्या केस था कि अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें, यानी I अगर ग्रेटर देन थीटा C हो, ठीक है, हल्का भी अगर ग्रेटर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसी मीडियम में। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोग TIR में समझे थे। अब जो हमको ग्राफ देखना है वो ग्राफ है डेल्टा का एंगल ऑफ इंसिडेंस से, डेल्टा का एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्राफ देखेंगे हम लोग। डेल्टा है क्या हमारा, डेविएशन, और I क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जरा आप ध्यान से देखो, पहले वाले बेसिक कंडीशन में देखो तो जो लाइट रे जा रहा था वो कितना था हमारा, ये लाइट रे ऐसे जा रहा होगा इस तरह से, तो ये आपका डेविएशन रहा होगा डेल्टा। तो यानी डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो कितना है मेरा, R माइनस आई, है ना, R माइनस आई है। और अगर हम I का वैल्यू जीरो रख दें, I का वैल्यू जीरो रख दें तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। देखो कैसे, I का वैल्यू क्या बोल रहे थे, जीरो करने के लिए, तो R का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। देखो कैसे होगा, ये अगर यहां चला है मतलब I जीरो हो गया तो लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस करेगी सरफेस पे, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो नॉर्मल बिना डेविएट हुए चले जाएगी। इसका मतलब R का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो I जीरो और R जीरो, तो डेल्टा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इनिशियल जो वैल्यू होगा डेल्टा का, I बराबर जीरो रखने पर डेल्टा का वैल्यू भी कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर वैसे ही अगर I का वैल्यू क्रिटिकल एंगल कर दे तो फिर क्या होगा, तो I का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल कर दें तो R हो जाएगा आपका π/2 और डेल्टा हो जाएगा आपका π/2 माइनस क्रिटिकल एंगल, यानी I का जो वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है जी। तो समझ में आ रहा है कि मिनिमम जो है हमारा 0 डिग्री पर जीरो है, और जब हम थीटा C तक पहुंच रहे हैं तब हमारा कितना हो जा रहा है, π/2 माइनस थीटा C। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आपने क्रिटिकल, इसको चलो मान लेते, ये मेरा क्या है, डेंसर, और ये है रेयरर। ग्राफ बनाना है हमको उसका, तो इसको मान लो μ1, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, μ2। तो देखो तो यहां से साइन थीटा C का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा C अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक काम करते हैं, हमको अलग अलग केस देखना, तो हम R का ही निकाल लेते हैं। हटाओ, साइन I अपॉन साइन R क्या हो जाएगा बताओ, तो जिसमें लाइट रे पहले जाता है उसको लिखते हैं, तो μ1, और यहाँ क्या हो जाएगा, μ2। तो साइन I क्या हो जाएगा,
μ1 अपॉन μ2 साइन आर, यानी आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 साइन आर। यानी जो ग्राफ रहेगा, जो डेल्टा और आई का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर और आई पे। तो अगर हमारा आई यहां से मिल गया है तो डेल्टा कितना हो जाएगा, तो डेल्टा हो जाएगा हमारा आर माइनस साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 इनटू साइन आर। दिख रहा है हम लोग को। तो ये ग्राफ जो है कुल मिला के कुछ कर्व टाइप का होगा, और ये ग्राफ इस तरह से होगा कि ऑरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जहां जीरो है वो कहां है, आई जहां जीरो है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और जब ये एंगल थीटा सी पर पहुंचेगा तो डेविएशन कितना हो चुका होगा, π/2 माइनस थीटा सी। अब बात होना है जब आपका एंगल थीटा सी से बड़ा हो, यानी जब हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल की बात करेंगे। तो देखो, अगर तुम क्रिटिकल एंगल से बड़ा बात करोगे तो क्या होगा, यानी अब हम क्या ले रहे हैं कि आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ा सा बड़ा आ जाओ, जस्ट थोड़ा सा बड़ा, मतलब मान लेते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एक एंगल है। ठीक है, तो जिस एंगल पर तुम इंसिडेंस हुए होगे, मान लो ये I1 कोई एंगल ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन भी तो उसी एंगल पे हुआ होगा, I1 पे। और जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस केस में हम लोग डेल्टा कितना देखे हैं, π-2i, π-2i, यानी थीटा सी से हल्का सा भी बड़ा होगा एंगल, थीटा सी से हल्का सा भी बड़ा होगा एंगल, तो वहां पे डेल्टा कितना हो जाएगा, π-2i। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा डेल्टा इक्वल्स, मान लो π-2i का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा है y इक्वल्स, इसको तो ऐसे लिखो तो -2i प्लस पाई, y इक्वल्स क्या होता है, mx प्लस c। यहां m का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -2, और c का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई। यानी y इंटरसेप्ट कितना होगा, पाई होगा, और स्लोप -2 कहने का मतलब कि x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और ये रिजल्ट होगा हमारा कुछ इस तरह से, पाई माइनस इतना का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि थीटा सी पे दो वैल्यू मिल रहा है ना हमको। देखो, इस केस में क्या था कि जहां एंगल मेरा थीटा से ज्यादा था, वहां हमने डेविएशन कितना दिखा था, π-2i, यानी डेविएशन कितना हो जाएगा, अगर थीटा सी से हल्का सा, अगर थीटा सी पे ही बात करें रिफ्लेक्शन के केस में, तो π-2 थीटा सी। लेकिन दो वैल्यू एक साथ हो नहीं सकता है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरवल रख देंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, π-2 थीटा सी, जो कि जस्ट इसका डबल है, π/2 का डबल पाई हो जाएगा, थीटा सी का डबल 2 थीटा सी हो जाएगा। और यहां पे ओपन इंटरवल देने का मतलब यह है कि ग्राफ यहां पर इसको छोड़ के बाकी यहां से पॉसिबल है, थीटा सी से जस्ट ग्रेटर से, थीटा सी पे आपका कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा सी। नोट करिए जल्दी से इसको, हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक TIR पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्लैब है। ठीक है, इस स्लैब पर एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है थीटा एंगल पे। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल जो हम लोग लिए हैं इंसिडेंस का वो कितना है, थीटा है। और कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सच दैट लाइट रे विल सफर TIR, लाइट रे यहां पर TIR करेगा एट वर्टिकल सरफेस, एट वर्टिकल सरफेस। आपको बताना क्या है, यहां पे ये एयर है, ठीक है, ये एयर है, इसके मतलब सराउंडिंग्स में एयर है। आपको बताना ये है कि म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि लाइट रे आपका TIR सफर करेगा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा यहां पे, एक ग्राउंड कट इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा, नहीं तो फिर जरा पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा था, ठीक है। अब ये आपका इंसिडेंस किया इस पॉइंट पे, और आपको बताना है कि यहां पर ये TIR करेगा, मतलब यहां ये इस तरह से TIR करेगा, हमको ये बताना है। उसके लिए थीटा का म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए। मान लो कि यहां पर कहीं ना कहीं इस दोनों पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा, तो मान लेते हैं कि यहां का एंगल फाई है, ठीक है। तो अगर यहां का एंगल फाई है तो ऑब्वियस है कि ये एंगल आपका 90 माइनस फाई होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस और ये यहां पर TIR कर रहा है, इसका मतलब ये यहां पर जो TIR कर रहा है तो फाई ग्रेटर होगा थीटा सी से, ठीक है। इसका मतलब साइन फाई जो है वो ग्रेटर होगा साइन थीटा सी से। तो साइन फाई, साइन थीटा सी का वैल्यू निकालना होगा ना हमको, तो साइन थीटा सी का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। ये कितना है इसका वैल्यू 1, इसका तो म्यू है, तो साइन थीटा सी डिवाइड बाई साइन 90 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। लाइट रे आ किससे रहा था, इससे म्यू से, और जाने का टेंडेंसी कितना था 1 में, तो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा इसका 1 अपॉन म्यू। तो यानी साइन फाई ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 1 अपॉन म्यू से, ठीक है। और हमको निकालना है इसी म्यू का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, और आंसर तो थीटा के टर्म में होगा क्योंकि फाई तो हमारा हमने माना है। तो देखो इन दोनों के बीच में लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ। ये लाइट रे ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस फाई इक्वल्स क्या होगा, तो लाइट रे आ किस मीडियम से में रहा है, इस वाले मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले डिवाइड बाई 1, यानी साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई हो जाएगा साइन थीटा बाई म्यू, और यहां से साइन फाई निकाल लेते हैं हम लोग क्योंकि साइन फाई हमको यहां यूज करना है। तो साइन फाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू स्क्वायर। तो रिजल्ट हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां रख दो, आगे आंसर, तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट बाई म्यू इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। म्यू से म्यू कैंसिल, और दोनों पॉजिटिव टर्म है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, इनइक्वालिटीज वही रह जाएगा हमारा। तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। आप लोग पढ़े हैं, अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां सोचना पड़ता है, या डिवाइड करते हैं तो वहां सोचना पड़ता है। अगर निगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा, और पॉजिटिव है तो फिर कोई चेंज नहीं करेगा। तो म्यू जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कम से कम इतना होना चाहिए या उससे ज्यादा। तो हमसे अगर पूछा क्या है म्यू मिनिमम, तो म्यू मिनिमम कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कम से कम इतना वैल्यू होना चाहिए एटलीस्ट। नोट करिए, हो गया नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है, अब जाहिर सी बात है कि ये लाइट रिफ्रैक्ट करके इस पे इंसिडेंस करेगा किसी पार्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, आपको बताना क्या है, यहाँ दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है μ1। आपको बोलना है, मतलब पता करना है क्या कि अल्फा मैक्स का वैल्यू कितना होगा, सो डैट लाइट रे कम्स फ्रॉम सी डी, मतलब वो ए बी पे इंसिडेंस तो कर रहा है, ए डी पे, ए बी पे रिफ्रैक्ट करके ए डी पे इंसिडेंस किया है, लेकिन सी डी पे, चलो हम इसमें कर देते हैं तुम्हारे, और क्या नॉर्मली कर देते हैं, चलो ठीक है, नॉर्मली सी डी सरफेस पे नॉर्मल बनाते हुए सोचो, सोचो जल्दी। देखो अगर नॉर्मली इंसिडेंस करना चाह रहा है सी डी से, मतलब बाहर आना चाह रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये रे कुछ इस तरह से बाहर आ जाए, मतलब यहां से आने वाला रे कुछ ऐसे जाकर इस तरह से बाहर आ जाए तो सी डी पे नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल यहां बनेगा वो क्रिटिकल एंगल बन जाए, तभी तो वहां 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो पहले तो क्रिटिकल एंगल का रिजल्ट निकाल लो, तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, लाइट रे जा रहा था μ2 में, ठीक है, और आ रहा है μ1 से, तो साइन थीटा सी तो यहाँ मिल गया हमको μ2 अपॉन μ1। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थीटा सी, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा सी होगा। तो अब इन दोनों के बीच में स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अगेन साइन अल्फा मैक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा सी इक्वल्स, लाइट रे आ रहा है μ2 से जा रहा है μ1 में, यानी μ1 अपॉन μ2, तो साइन अल्फा मैक्स क्या हो जाएगा आपका, μ1 अपॉन μ2 कॉस थीटा सी। तो अल्फा मैक्स क्या आ गया आपका, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 कॉस थीटा सी। क्या, लेकिन कॉस थीटा सी का वैल्यू मालूम है हमको, नहीं मालूम है, तो देखो यहां से या तो कॉस थीटा सी का वैल्यू डायरेक्ट रख दो, ठीक है ना, तो एक और उपाय कर सकते हो, थीटा सी को क्या लिख सकते हैं यहां से, μ2 बाई μ1, सॉरी साइन इनवर्स μ2 बाई μ1, ये वैल्यू हम यहां रख दे डायरेक्ट, या तो फिर हम यहां से क्या कर सकते थे, तो कॉस थीटा सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, कैसे, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी से, दोनों में से कोई भी चलेगा आपका, साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2 कॉस थीटा सी का वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, ये रिजल्ट हो गया आपका कुल मिलाकर अल्फा मैक्स का, ये अल्फा मैक्स का वैल्यू है, कब, जब हमारा रे एडी के मतलब सरफेस पे और सीडी से नॉर्मली जाए। हो गया नोट, चलो अगला क्वेश्चन देखो। और देखो कह रहा है एक प्रिज्म है, ठीक है, मान लो प्रिज्म ही है, या आप तो अभी प्रिज्म पढ़े नहीं हो तो छोड़ो, मान लो एक सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जिसका म्यू दिया हुआ है 3/2, ठीक है, ऐसे प्रिज्म बता देते हैं, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये रे, एक रे जो है इस पे नॉर्मली इंसिडेंस कर रहा है,
और आपसे पूछा है थीटा कितना होगा सो डैट लाइट रे, इसका नाम दे दो ए बी सी, लाइट रे डजंट कम्स आउट फ्रॉम एसी, मतलब वो एसी से बाहर नहीं आना चाहिए, हमेशा एसी में रहे, गर्मी का समय है, ठंडा है, मतलब वह अंदर ही रहे, इसके बाहर नहीं आ सके। तो चलो देखते हैं। लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंस किया, इसका मतलब कि आई जीरो है, यहाँ पे आर भी जीरो, यानी जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट रे इसी तरह से इसको इंसिडेंस कर जाएगा, और ये इस पे का नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बनना चाहिए, जो एंगल बनना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से मिनिमम, तभी वो उसके बाहर नहीं जा पाएगा, टी आई आर कर जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, ठीक है, और कह रहे हैं कि आई ग्रेटर देन थीटा सी है, और ये पूरा का पूरा अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा जो है ग्रेटर देन है थीटा सी से, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो ग्रेटर देन है साइन थीटा सी से, तो कॉस थीटा बड़ा हो गया साइन थीटा सी से। इसके चारों ओर दिया हुआ है सराउंडिंग्स एयर जिसका वैल्यू 1 है। क्या यहाँ से साइन थीटा सी का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो डायरेक्ट अगर हमारे पास एयर का भी एक फॉर्मूला था ना, चलो इसको यूज कर लो, छोड़ो साइन 90 पूरा ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। साइन 90 लाइट जा रहा है 1 में, और ये 3/2 ऐसे डायरेक्ट था ना, 1/μ वही चीज़ है। साइन थीटा सी कितना हो जाएगा 1/μ यानी 2/3, यानी कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए 2/3 से, या तो फिर थीटा छोटा होना चाहिए, क्योंकि कॉस इन्वर्स लगाए तो इक्वलिटी चेंज करेगा 2/3 से। नोट करो इसको जल्दी से। तो ये हो गया हम लोग का टी आई आर का लगभग क्वेश्चन। इसके बाद चलेंगे टी आई आर कहाँ कहाँ होता है फेनोमेनन पे। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है जनरली लाइट के टी आई आर का, मतलब कहाँ कहाँ एक्चुअली इसका सिंपल एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। यार ये देखो फर्स्ट है जिसको कहते हैं जनरली ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। सेकंड है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसके फिर नेक्स्ट है आपका मिराज। फिर आता है आप लोग का ऑप्टिकल फाइबर। ये इतना टॉपिक है जो आपका क्या कहते हैं टी आई आर पर डिपेंड करता है। और भी है, जैसे मिराज का जस्ट अपोजिट होता है लूमिंग। मिराज का जस्ट एक अपोजिट होता है लूमिंग, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा केस है। तो ये सारे केस आपके क्या कहते हैं टी आई आर पे, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, मिराज, या फिर लूमिंग, या फिर ऑप्टिकल फाइबर। चलिए हर एक टर्म को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। एक चलिए अब हर एक टर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, पहला ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है ये एक्चुअली क्या है कि स्पार्कल करता है डायमंड। डायमंड क्या करता है, स्पार्कल करता है जब इसको हम लाइट रे के पास ले जाते हैं। कारण क्या है वो समझिए। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वो होता है 2.42, और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल आता है थीटा सी वो होता है 24.26 डिग्री, ठीक है। तो लाइट इसको जब मतलब कट किया जाता है डायमंड को, कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि मैक्सिमम बाउंड्री से जो डायमंड है
उसके, मेरे ख्याल से डायमंड ऐसा ही कुछ होता है क्या, ठीक है, डायमंड के मैक्सिमम बाउंड्री से लाइट रे जो है वो उसी मीडियम में रिटर्न कर जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 24 माइनस 26 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस थीटा सी से बड़ा हो जाता है उसके कट करने के हिसाब से, तो क्या होगा कि लाइट रे उससे जितना भी उसमें इंटर करके बाहर आना चाहेगा, इंटर जो किया वो बाहर आना चाहेगा मैक्सिमम सरफेस से, वो क्या होगा, वो उसमें रिटर्न कर जाएगा। तो ओरिजिनल जो डायमंड होता है वो हमेशा स्पार्कल करेगा, आप उसको अंधेरे में भी देखोगे तो वो स्पार्कल करेगा, कारण क्योंकि उसके अंदर लाइट है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक फिनोमेनन हो गया ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का, क्लियर है। याद रखिएगा कि लाइट रे का मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42 और इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24.26 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की, प्रिज्म है क्या उस पर पहले बात कर लें। तो प्रिज्म कहता क्या है, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री है, ठीक है। प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री है whose two surfaces are inclined at some angle, यानी वो एक्चुअली कुछ एंगल पर होना चाहिए। जैसे देखो अभी जस्ट बात किए थे हम लोग, ये भी प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि इसका ये दोनों सरफेस जो है वो एक पार्टिकुलर कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरह से, ये एक सरफेस में ले लेते हैं, तो इसके ये दोनों जो सरफेसेस हैं वो कुछ ना कुछ एंगल पे है। इसको अगर प्रोसीड कर दो तो ये कुछ ना कुछ एंगल पर मिला हुआ है हमारा, तो ये भी प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। ये दोनों तो एंगल पर दिख ही रहा है, ये दोनों भी आपके कुछ एंगल पे हैं, तो प्रिज्म में दो बाउंड्री होना चाहिए और वो दोनों एक पार्टिकुलर एंगल पर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ग्लास सरफेस, ग्लास स्लैब की, तो ग्लास स्लैब में अगर हम ये दोनों एडजेसेंट सरफेस को ले लें, मान लो ए बी सी और ये डी, इन दोनों सरफेस को लेंगे तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो ये फिर प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो प्रिज्म में क्या होना चाहिए, दो मतलब बाउंड्री होना चाहिए और दोनों एक पार्टिकुलर एंगल पे होना चाहिए, तो प्रिज्म का कंडीशन समझ में आया। अब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है क्या, और प्रिज्म का डेफिनेशन यहाँ पर इसलिए लिखा भी दिए क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा टीआईआर के बाद अब स्टार्ट होगा, मतलब उसके इसका पूरा पढ़ लेने के बाद अच्छे से इससे रिलेटेड सारा, तो वो होगा प्रिज्म है, इसीलिए प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब देखो क्या बात बोल रहा है, कहता क्या है कि प्रिज्म जिस ग्लास से बना रहेगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ठीक है, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो आता है वो होता है 41.2 डिग्री के अप्रॉक्स, ठीक है। अब देखो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कैसे बनता है, ये बनता है राइट एंगल आइसोलेस प्रिज्म से, और उसका कारण क्या है वो देखो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और आइसोलेस कर ले, लगता है नहीं बनेगा आइसोलेस, ही बनने है इसका, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलते हैं आइसोलेस है, ठीक है। और रुको कर ही लिया जाए इसको आइसोलेस। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसे भी परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये परफेक्ट हो ही नहीं पा रहा था, तो अब हम इसको मान रहे हैं कि ये आइसोलेस है, तो 45 तो होना ही है, राइट एंगल है इसलिए 90 डिग्री होगा। अब देखो क्या होगा,
यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखो, मान लो ए बी, तो वो इससे अपना लाइट रे कुछ इस तरह से इमिट करेगा, ठीक है। और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां कितना बन गया 45 डिग्री, जो कि बड़ा है 41.2 से। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि आई बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे विल सफर TIR, यानी कितने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिस एंगल पे आया था। तो ये बन गया इधर और ये आ गया इधर, तो कुल मिला के इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा AB डैश। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज करते कहाँ हैं हम लोग, तो हम इमेज बनाने में, जैसे हम लोग प्लेन मिरर से भी बना सकते थे इस चीज़ को। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे ही एक प्लेन मिरर रहता 45 डिग्री एंगल पे, तो एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रहता तो इमेज यहाँ ऐसा ही बन सकता था इसका आराम से, ठीक है। लेकिन कहता क्या है कि जब TIR होता है, याद रखना, जब TIR होता है तो उस इमेज का ब्राइटनेस प्लेन मिरर से ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि TIR के कारण जो इमेज बनता है उसका ब्राइटनेस क्या होता है, प्लेन मिरर वाले से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। जनरली बाइनोकुलर्स में भी प्रिज्म का यूज होता है, या फिर हम लोग इस 45 डिग्री वाले का एक यूज करते थे ना हम लोग ऐसे, इसको क्या तो नाम है भाई, नाम भुला रहे हैं इसका बेचारा, जो भी हो। यहाँ हम लोग इस तरह से एक 45 डिग्री पे रखते थे, तो यहाँ पे हम चाहें तो ये प्रिज्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर प्रिज्म से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर यूज कर सकते थे उसके जगह पे हम लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो मेरा क्या कहते हैं इमेज बनता है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छा होता है प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के कारण, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं किसको, मिराज और लूमिंग को, ठीक है। मिराज के बारे में और अच्छे से बातें करेंगे, लेकिन पहले मिराज और लूमिंग दोनों को समझ लेते हैं। मिराज है क्या, तो कहता क्या है कि जब हम रेगिस्तान वाले जगह पे गर्मी में चल रहे हों, या अभी तीखी मतलब अब तो इस साल थोड़ा धूप कम भी है जनरली और साल की अपेक्षा, लेकिन अगर मतलब धूप काफ़ी हो और आप NH पर जा रहे हो बाइक से, तो थोड़े दूर बाद आपको फील होता है कि वहाँ कुछ पानी जैसा है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते तो वहाँ पानी होता नहीं है, ठीक है। फिर जब वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा दूर और आगे देखिएगा तो वहाँ भी आपको वैसा ही फील आएगा, लेकिन फिर उस जगह पे पहुँचने के बाद आपको वो फील ख़त्म हो जाएगा। तो कारण क्या है, वहाँ पर जो ये फिनोमेनन होता है उसको कहते हैं मिराज, और उसका कारण TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम यही केस होता है आपका लूमिंग ठंडे वाले जगह पे, ठीक है। ठंडे वाले जगह में क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो सामने अगर कोई शिप है तो शिप का इमेज उल्टा ऊपर दिखता है, शिप का इमेज ऊपर की ओर दिखता है। जैसे अगर यहाँ बात करें तो सड़क पे पानी है, वहाँ पे अगर कोई पेड़ लगा दो तो उसका इमेज उसके नीचे दिखेगा, या रेगिस्तान में भी वैसे ही कि पानी आगे जाके दिख रहा है, वहाँ पर अगर कोई पेड़ रहता तो उसका इमेज पानी में दिखता। और इसका जस्ट उल्टा होता है लूमिंग ठंडे वाले जगह पे, जहाँ शिप का इमेज उसके उल्टे दिखता है ऊपर पे। तो ये है क्या, तो ये डिपेंड कर ये होता है किसके कारण, तो TIR के कारण। लेकिन क्यों TIR होता है वहाँ पर उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। TIR क्यों होता है उसको जानना ज़रूरी है, तो पहले उसको समझ लेते हैं मिराज और लूमिंग को। अगर मिराज समझ जाओ तो लूमिंग भी समझ जाओगे, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा केस है, कुछ खास नहीं है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, रेगिस्तान वाला या NH वाला जो मान लो। अर्थ तो पूरी तरह से गर्म होगा समर में, तो इसके पास का एयर भी क्या होगा, बहुत गर्म होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा ठंडा, फिर ठंडा,
फिर ठंडा, मतलब इस तरह से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाएगा। तो होगा क्या, पहले वो समझो। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बात सही है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो गर्म हवा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो स्लाइटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है। इसका हम लोग आगे एक और टॉपिक देखेंगे, वो है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो हम आगे इसके बाद देखेंगे। पहले समझ लो यहाँ पर कि क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। तो अगर कोई लाइट रे इधर से आएगा, मान लो ये लाइट रे आ रहा है यहां से, ठीक है, डेंसर से रेयरर की तरफ, रुक जाओ, डेंसर से किधर आ रहा है, रेयरर की तरफ, तो क्या जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर की तरफ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन एक समय आएगा कि एक्चुअली होगा क्या कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि लाइट रे फिर इसी मीडियम में चली जाएगी। तो जब उस मीडियम में जाएगी तो आप अगर यहां से इसको देख रहे हो तो आपको क्या फील होगा कि लाइट रे यहां से कहीं आ रहा था, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको यहां दिख जाएगा। मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट होता है यहां पर, मान लो तो उसका इमेज हमको यहां दिख रहा होता, इस तरह से। तो हमको क्या फील होता, जब हम यहां से देख रहे होते तो हमको क्या फील होता कि यहां पर कहीं ना कहीं ये कोई पाउंड या कोई लेक टाइप होगा, वहां पे कुछ वाटर रहा होगा जिसके कारण इसका इमेज यहां दिख रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जो ऑप्टिकल इल्यूजन किसके कारण आया, टीआईआर कारण। तो हम कह सकते हैं कि मिराज इज जस्ट अ ऑप्टिकल इल्यूजन, जो किसके कारण आता है, टीआईआर के कारण। तो यहां टीआईआर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है ना। सबसे नीचे आपका सबसे हॉटेस्ट एयर कह सकते हैं आप इसको, तो हॉटेस्ट एयर यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर आई लोएस्ट हो जाएगा। यहां क्या हो गया, कोल्डेस्ट, यानी यहां से आई आर आर आई क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिराज के बारे में। अगर लूमिंग की बात जो हम कर रहे थे उसको जरा तुम ध्यान से समझते, इसी का जस्ट उल्टा क्यों होता है उसका कारण समझो। हमने क्या हुआ था, लूमिंग कहां होगा, ठंडे वाले जगह पे, यानी यहां पर कोल्डेस्ट, ठीक है, यहां कोल्डेस्ट और ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा हॉटेस्ट, यानी आर आई यहां क्या हो जाएगा, लोएस्ट, आर आई क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा, और यहां आर आई क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो जो चीज यहां ऐसे नीचे आ रहा था यह उल्टा हो जाएगा इसका। तो इस कारण क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट नीचे है उसका इमेज हमको कहां दिखेगा, ऊपर की ओर दिखेगा। तो ये हो गया मिराज का उल्टा, कौन सा, लूमिंग। तो मिराज और लूमिंग तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। किसका बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का। रुको एक मिनट, हाँ तो हो गया ये। अब देखो बीच में इंटरप्शन हो जाता है ना। देखो अब बात कर रहे थे हम लोग किसका, ऑप्टिकल फाइबर का, है ना। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का नाम आप लोग सुने हो, इसमें कोई शक नहीं है ना। जनरली डाटा केबल में होता है, या फिर हम लोग क्या कहते हैं जो नेट लेते हैं
ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल के जो उसको बोलते ही ऑप्टिकल फाइबर का, एक्चुअली वो जो केबल वाला नेट होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर बना किससे होता है? तो एक्चुअली ये ऑप्टिकल फाइबर बना होता है क्वार्ट्ज से, ठीक है, क्वार्ट्ज से बना होता है और इसके बहुत सारे मतलब सेवरल थिन फाइबर्स से बना होता है, क्वार्ट्ज के सेवरल थिन फाइबर्स से बना होता है। और जितना भी आपका थिन फाइबर होता है, इस थिन फाइबर इज ऑफ थिकनेस, सबका थिकनेस होता है 10 to the power minus 6 मीटर, थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 6 मीटर, 10 to the power minus 6 मीटर के थिकनेस का सारा होता है। अब होता क्या है, ये तो क्वार्ट्ज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। अब कहता क्या है, इसके ऊपर में कोटिंग लगा होता है ग्लास का। किसका होता है कोटिंग? किसका होता है? ग्लास का होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोर, ठीक है, बस। और इसमें जब भी लाइट रेज आएगा तो वो सफर करता है किसको? TIR को, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया जाता है कि लाइट रे आपका क्या होगा, TIR सफर करेगा। उसका भी हम लोग देखेंगे कि क्या आपका एंगल होना चाहिए, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, उसके कारण हम लोग देखेंगे कि कैसे TIR ये सफर कर सकता है। तो चलो बात को समझ गए कि ये TIR सफर करता है। इसका यूज कहाँ होता है? जो जनरली पूछता है, इसका यूज होता है, पहला तो आपका समझ में आ रहा है टेली कम्युनिकेशन में। किसमें? टेली कम्युनिकेशन में। दूसरा इंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। कहां यूज होता है? इंडोस्कोपी में। ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला जाता है चेक करने के लिए अंदर, है ना। थर्ड यूज होता है इसका शो पीसेज में। शो पीस जो बनता है उसमें भी इसका यूज होता है। बाजार में जाइएगा, क्या कहते हैं, मेले में, तो दिखता होगा छोटा छोटा, मतलब एक सजावट का सामान रहता है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स वाइट कलर के निकले होते हैं, वो सारे आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो वाटर फाउंटेन देख रहे हैं आप, वाटर फाउंटेन का देखते होगे, वाटर फाउंटेन के नीचे कलर लगा हुआ रहता है और वो कलर उस फाउंटेन के साथ जाता है और फाउंटेन के साथ ही आता है। और वो कारण क्या है कि वो जो मेरा एक एक पतला पतला उसमें लेयर, मतलब वाटर फाउंटेन का छोटा छोटा निकलता है जो पतला फुहारा, वो हो मेरा क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये पूरा इसमें नोट कर लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर का। फिर हम देखते हैं कि उसका क्या बेसिक कंडीशन होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, उसको देखेंगे। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देख लो। तो कहाँ गेम मिटाने वाला, देखो इस पे एक क्वेश्चन देख लो। देखो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और बाहर जो कोटिंग था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? μ2 था। और ये यहाँ से इसका मीडियम इंटर कर रहा है। अब कह रहा है कि ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंस किया है आई एंगल पे, रिफ्रैक्ट करेगा तो TIR होगा यहाँ पे। तो पूछ रहा है, ये तो I होगा तो यहाँ R तो होगा ही होगा, अगर ये R होगा तो ये 90 - R होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेंज क्या होगा टू सफर TIR, ठीक है। समझ में आ रहा है हम लोग? चलो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे बड़ा बात कि TIR यहां हो रहा है ना, इसका मतलब ये एंगल हर हाल में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, यानी 90 - R क्रिटिकल एंगल से। तो 90 - R का कौन सा वैल्यू क्रिटिकल एंगल से? तो 90 - R का जितना भी वैल्यू हो, जहां तक वो जा सकता है, वो सारा वैल्यू θc से
बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई एक भी वैल्यू अगर थीटा सी से छोटा हो गया तो या तो उसके बाउंड्री पे आएगा या तो उससे बाहर चला जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो इसका है वो आपका क्या आना चाहिए, थीटा सी से बड़ा। यानी 90 माइनस आर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। और आप जान रहे हैं कि आर मैक्सिमम कब होगा, आर इज मैक्सिमम इफ आई इज मैक्सिमम, है ना। और आई मैक्स का वैल्यू कितना हो सकता है, तो आई मैक्स तभी हो सकता है जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो। क्या इंसिडेंस हो, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो। ग्रेजिंग इंसिडेंस पहले समझ लीजिएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस इसको कहते हैं जो ऑलमोस्ट इस बाउंड्री के अप्रॉक्स आता है। इस बाउंड्री के अप्रॉक्स अगर कोई आ जाए तो इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब आई मैक्स कितना होगा, 90 डिग्री। अगर आई मैक्स 90 होगा तो ऑब्वियस है कि ये क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से डालते हैं तो 90 पे आता है, तो 90 से जा रहा है तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो देन क्या होगा आपका, देन आर मैक्स क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। तो आर मैक्स का वैल्यू यहाँ थीटा सी रखते हैं, तो 90 माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी, तो 90 ग्रेटर देन 2 थीटा सी, तो थीटा सी क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 45। तो साइन थीटा सी क्या आ जाएगा आपका, लेस देन साइन 45, दैट इज 1/√2। साइन थीटा सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, वहां से साइन थीटा सी निकालना है। तो साइन थीटा सी क्या होता था, तो उसके लिए कर लो कंडीशन, साइन थीटा सी डिवाइड बाई साइन 90 किस मीडियम में जा रहा है, राइट रे जा रहा है μ2 में, डिवाइड बाई μ1। तो थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी μ2/μ1। तो μ2/μ1 जो होना चाहिए वो लेस देन कितना होना चाहिए, √2 से। इसको नोट कर लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 μ2 इज लेस देन μ1, तो μ1 बड़ा होना चाहिए √2 μ2 से, या μ1/μ2 बड़ा होना चाहिए √2 से। ये रिजल्ट हमारा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो पॉसिबल है। इसको नोट करो जल्दी से, ये बेसिक कंडीशन हो गया। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे एयर रहता तो हम μ2 का वैल्यू क्या लेते, 1 ले लेते, ठीक है। या कोई और मीडियम रहता तो उस मीडियम के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते थे। अब देखो क्या है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है। मान लो कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज या इंक्रीज मालूम नहीं, लेकिन जब हम ऊपर y की तरफ बढ़ रहे हैं तो म्यू इंक्रीज कर रहा है। यानी म्यू क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है y पर। लाइट रे ऐसे इंसिडेंस किया तो ये तो हो गया हमारा I, और ये कह रहा है कि इधर जो है ये एयर है और यहाँ से ये मीडियम शुरू है, तो लाइट रे इसमें थोड़ा सा और इसको ये आई है, ठीक है। अब क्या होगा कि लाइट रे ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से हर जगह पे वो टुवार्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करते जा रहा है। और आपको करना क्या है,
कभी कभी इसमें देता है क्या, म्यू एफ वाई के टर्म में दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना होता है, वैल्यू निकालना होता है, या तो एपरेंट डेप्थ का या फिर ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो पहले इसका एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ है यहाँ से ये dy और ये है आपका dx लेंथ का, ठीक है। ये इस पे यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देते हैं। तो उस चीज़ को ज़रा ध्यान से इधर देखना, नॉर्मल डाले हैं, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा r आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका dy और ये हो गया dx। तो ये अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, तो थीटा इस केस में हो जाएगा 90 माइनस आर, और tan 90 माइनस आर क्या हो जाएगा मेरा, dy अपॉन dx। यानी जो स्लोप होगा इस ट्रैजेक्टरी का वो कितना हो जाएगा आपका, कॉट आर के इक्वल। यानी ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, स्लोप ऑफ ट्रैजेक्टरी, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, कॉट आर के इक्वल, ठीक है। अगर एक मान लो इसमें हमको इक्वेशन भी लाने का दिया किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, देखो कैसे करेंगे। तो y और x के टर्म इक्वेशन चाहिए हमको, तो dy इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉट आर इंटू डी एक्स। तो हमसे पहले तो कॉट आर का वैल्यू चाहिए हमारा, कॉट आर भी तो वैरी कर रहा है हमारा, क्योंकि आर वैरी कर रहा है। तो चलो इस पॉइंट पर देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई है, ठीक है, कुछ म्यू है वहाँ पर का, जिसका वैल्यू यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, आर। तो ये अगर तुम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, वेरिएबल आर वाले को देखोगे तो तुमको बहुत सारा स्लैब एक साथ लगा हुआ दिखेगा, हर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। और उस केस में हम लोग पढ़े थे कि म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल्स कॉन्स्टेंट होता है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, हम तो अभी एयर में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 1 है, जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू वाई इंटू साइन आर। यानी कहने का मतलब साइन आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइड बाई म्यू वाई। तो यहाँ से कॉट आर नहीं आ सकता, आ सकता है कॉस आर, निकाल देते हैं। तो कॉस आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो इसको ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका म्यू वाई का होल स्क्वायर, म्यू स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई म्यू वाई हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू यहाँ रख दें तो म्यू वाई और म्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाई साइन करेंगे ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, डी वाई का अंडर रूट म्यू स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर आई, और कॉट आर का वैल्यू और कॉस आर साइन आर दोनों का रखेंगे तो म्यू वाई कैंसिल होगा, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ साइन आई इंटू डी एक्स। अब y को y की तरफ और x को सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे तो dy डिवाइड y कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, dx अपॉन साइन आई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर y तक, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर x तक। हमको मिल जाएगा y और x के बीच में एक इक्वेशन जो हमारा ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होगा। फिर हम और भी इसका सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन इस पे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। तो आज की क्लास में हम लोग का कितना हुआ टॉपिक, टीआईआर क्या होता है, टीआईआर का हम लोग कुछ जो पीछे से उसको हम लोग कंटिन्यू किए थे, उसका हम लोग डेविएशन का ग्राफ देखे। फिर टीआईआर के बेस पे जो हमारा ऑप्टिकल फेनोमेनन था उसका जो कुछ न्यूमेरिकल्स हुआ, और फिर लास्ट में ये जो हम लोग मिराज में देखे थे कि वेरिएबल आर आई होता है हमारा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता था, जो मिराज के केस में नीचे से ऊपर जा रहे थे तो इंक्रीज कर रहा था और लूमिंग वाले में डिक्रीज कर रहा था। तो उसी पर ये बेसिक कंडीशन हो गया, ठीक है। इसके बेस पे कैसे एपरेंट डेप्थ का न्यूमेरिकल बन सकता है और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब खैर।